all, I would like to appreciate this initiative by Western Center Sai, especially PK Raghav sir and his all team members. Without much formality, I am coming to our today's topic, which is related to psychological preparation of athletes. In today's discussion, we focus on concept of psychological preparation, its importance, some misconceptions about it, and various methods about skills and results, psychological preparation, and desired results from psychological preparation. आपने सुना होगा बहुत सारे, जैसे कुछ गेम्स हैं, कबड्डी है या अदर गेम्स हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल प्रिपरेशंस के बारे में अबाउट कुछ टर्म्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, आप एंजाइटी, अराउजल लेवल, कई बार एथलीट्स की जो सिचुएशंस हैं उसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, एंड हाउ कैन वी कैन रेक्टिफाई दीज चेंजेस, दिस साइकोलॉजिकल अंडर प्रेशर्स, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद प्रेशर. ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके साथ हमें डे टू डे लाइफ में कॉम्पिटिशन्स में रूबरू होना होता है, और हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें, हाउ टू रिमूव इट. So first of all, I would like to define the psychology. What do you mean by psychology? Psychology attempts to examine and understand the causal process which contributes to behavior change. It is therefore that branch of science which is concerned with the behavior of organisms. ये हमारे organisms और हमारे behavior के साथ concerned एक science की एक branch है जिसको हम psychology से टर्मिनेट करते हैं, डिफाइन करते हैं. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज टू स्पोर्ट्स सिचुएशंस. Psychological preparation is an essential and integral part of sports training like physical, technical and tactical training. हम दूसरी चीजों की जो ट्रेनिंग करते हैं, जैसे टेक्निक की ट्रेनिंग है, टेक्निक का फाउंडेशन पोर्शन है, टेक्निक का एडवांस पोर्शन है, ऐसे ही साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं उनको भी हम ट्रेन कर सकते हैं. इस बारे में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पब्लिक में है कि साइकोलॉजिकल स्किल्स को सीखा नहीं जा सकता या ट्रेन नहीं किया जा सकता, या ये तो विजुअल नहीं हो सकती, या इनसे कुछ रिजल्ट्स नहीं आ सकते. साइकोलॉजिकल स्किल्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, ये हमें आगे देखना है. The aim of psychological preparation is to make use of psychological findings to increase efficiency of other sports training components. So, how to develop psychological skills? Psychological skills like technical or tactical aspects of a sport may be learned, developed or practiced by the athlete using psychological skill training. Psychological skill training is the deliberate systematic practice of the strategies and methods designed to enhance the athlete's performance by enhancing their psychological skills. Psychological skills को हम डिजाइन करके उसको रूटीन प्रैक्टिस करवा के उसको हम डेवलप कर सकते हैं एथलीट्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए. कोई भी साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम एथलीट्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इनको इनपुट हमारी फिजिकल ट्रेनिंग के साइड बाय साइड डाल सकते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन? इसका क्या महत्व है, क्या वैल्यू है? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्यों? मेंटल ट्रेनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एज वेल एज फिजिकल ट्रेनिंग. माइंड ट्रेन्स द बॉडी, हेंस इट इज नेसेसरी टू ट्रेन द माइंड for high level performance in sports. Psychological preparation helps to meet the demands of competition situations and everyday problems. हम psychological preparation को हमारी day to day life की problems को sort out करने के लिए भी training में input दे सकते हैं. Psychological preparation is important because it helps to deal with negative emotions like anxiety, fear of competition, arousal. बहुत सारे बच्चे जैसे कंपटीशन में उतरने से पहले उनके अंदर एक फियर ऑफ कंपटीशन का फियर होता है. उनका अराउजल लेवल कई बार बहुत हाई होता है, कई बार बहुत लो होता है.
उनके अंदर एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी और ओवर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी से कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कंपटीशन में कि खिलाड़ी अपनी जो बेस्ट अचीवमेंट है या बेस्ट उसका परफॉर्मेंस है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव एंग्जाइटी है या नेगेटिव अराउजल लेवल है, हाउ टू कंट्रोल इट, ये हम साइकोलॉजिकल स्किल्स की ट्रेनिंग के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आल्सो हेल्प्स टू डेवलप देयर कंसंट्रेशन, खिलाड़ियों का कंसंट्रेशन डेवलप कर सकती है, डिसीजन मेकिंग पावर एंड गोल सेटिंग। ये सारी स्किल्स हैं जिनको एथलीट को इनकलकेट कर सकते हैं उनके अंदर हम। It helps to develop qualities like developing self-awareness and control, positive attitude, self-confidence, tough-mindedness, strong willpower and determination. खिलाड़ी के अंदर ये कुछ ऐसे मेरिट्स हैं, ऐसे गुण हैं जो हम खिलाड़ी के अंदर इनपुट जरूर करना चाहिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये ऐसे इनपुट्स हैं जो एक दिन में, या हम जैसे कई बार हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक महीने के लिए, एक कैंप के लिए हमें हमारे टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट को अटैच कर दिया गया। क्या एक महीने के अंदर ये सारी चीजें एक खिलाड़ी के अंदर हम इनपुट कर सकते हैं? नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जस्ट लाइक फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल ट्रेनिंग जो हम करते हैं टेक्निक की, टैक्टिक्स की, स्ट्रेटेजीज की, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी ऐसे ही होती है, क्योंकि उसके अंदर पहले हम फाउंडेशन स्किल्स डालते हैं, फिर उसके अंदर हम परफॉर्मेंस स्किल्स डालते हैं, फिर उसके अंदर हम फैसिलिटेटिव स्किल्स डालते हैं, पीक परफॉर्मेंस स्किल्स डालते हैं, और ये डायग्नोज करके कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं, कहाँ पे उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथनिंग है। तो ये जो सारी स्किल्स हैं हम खिलाड़ी के अंदर एक दिन में या 1 मंथ, विद इन 1 मंथ है, वो हम नहीं डाल सकते हैं। पिछले दिनों मैं साई सेंटर की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से डिफरेंट साइज सेंटर्स का मैं असेसमेंट करने गई थी। तो ज्यादातर हमारे सभी सेंटर्स में जो मैंने देखा, हमारा जो साइंटिफिक बैकअप है वो बहुत वीक है। हमारा साइंटिफिक बैकअप को हम मिथ्स के माध्यम से उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जबकि साइंटिफिक बैकअप हमारा, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बहुत सारी रिसर्च वर्क ऐसे बताते हैं कि 50 to 90% है वो परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस निकालने के लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है वो आवश्यक आवश्यक है। लेकिन हमारी क्या है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल कोचेज हैं वो आप देखिएगा कि वो पीक परफॉर्मेंस लाने के लिए साइकोलॉजिकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं। पीएसटी जो है वो आज एक बहुत ही कॉमन हो गया है, साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग। तो साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग के माध्यम से हम खिलाड़ी को पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए उसके, क्योंकि आज नेक टू नेक फाइट है, उस फाइट में हम हर एंगल के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे, उसको साइंटिफिक बैकअप नहीं देंगे, तो हम खिलाड़ी की वो परफॉर्मेंस जो निकालना चाहते हैं वो नहीं निकल पाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ओलंपिक में बोम्बेला का, जो एक आर्चर है और उसकी कंसंट्रेशन भंग हो गई। वो यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग के दौरान 100% देती थी और उसका हर जो टारगेट है वो 10 पे जाता था, आउट ऑफ 10 वो लगभग गोल्ड मेडल के ऊपर बैठी थी। इंडिया में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, लेकिन कंपटीशन फियर उसके अंदर आ गया और उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया, और उसका जो एक एरो वो 10 की बजाय 6 पर चला गया। तो वो जो 6 पर गया है वो कंसंट्रेशन उसका भंग हुआ है। तो हमने उसको कहीं ना कहीं, उसके अंदर जो एक कंपन आई है वहां पे, और उस कंपन की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। जो इतने सालों से हमें उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने इतना इन्वेस्ट किया, इनपुट डाला, लेकिन हमारी थोड़ी सी साइंटिफिक बैकअप है, उसका माइंड टफनेस है, वो माइंड टफनेस हमने उसके अंदर डेवलप नहीं किया, और वहां जाके फियर फैक्टर है उसके रिजल्ट को तहस नहस कर गया। तो ये हमारे जब नेक टू नेक फाइट होती है तो उसमें हमें खिलाड़ी को बहुत अच्छे लेवल पर साइंटिफिक बैकअप देने की बहुत सख्त जरूरत है। Now, psychological preparation helps to resolve the interpersonal conflicts and to improve interpersonal relationships with teammates and the coach and other staffs. क्योंकि इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कई बार खिलाड़ियों के अंदर, एक टीम गेम है, खासकर उनमें टीम गेम्स में ये कन्फ्लिक्ट है, वो रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं क्योंकि खिलाड़ी इंडिविजुअल खेलने लग जाता है, जबकि टीम गेम कोऑर्डिनेशन का और कोऑपरेशन का गेम है। नाउ द कुछ मैं टिप्स देती हूँ, 10 टिप्स मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। ये टिप्स हमारे कोचेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स मैं आपको पढ़ के भी दिखाती हूँ। They never give up, they are consistent,
they have a strong sense of self efficiency and self belief. They problem solving to overcome setbacks. They are organized in order to achieve their goals. They have goals and a vision they work towards. They are open to change. They understand the strengthening and weakness. They are comfortable with trials and error. They believe in themselves. ये कुछ टिप्स हैं जो एक खिलाड़ी के लिए, एक कोच के लिए, जो खिलाड़ी है उसके अंदर भी डेवलप करना जरूरी है, और कोच को इन बिलीफ्स पे, इन पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर हमें वो सब चीजें डेवलप करने की जरूरत है जो हमें पीक परफॉर्मेंस से हम खिलाड़ी की वहां तक ला सके और निकाल सके। अब साइकोलॉजिकल प्रिपरेशंस के बारे में कुछ मिथ्स हैं। फ्यू सेज इट्स ओनली फॉर प्रॉब्लमेटिक एथलीट्स। नो, it's also for normal athletes. PST focuses on developing psychological skills for normal athletes also. It provides quick fix solutions. ये quick fix solution नहीं है, ये solution long term effects से solutions आते हैं। It is not useful. No, it is useful. ये मिथ्स है, ये यूजफुल नहीं है। मैं एक भोपाल में, मुझे याद आ रहा है, हमारा कैंप चल रहा था, तो हम कुछ कोचिज एक टेबल पर बैठे थे, कोई कबड्डी, कुछ कबड्डी के, कुछ अदर गेम्स के भी, तो कोचिज का ये डिस्कशन चल रहा था। वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट आए और टीम के साथ है, वो हॉकी टीम के साथ थे। तो उस साइकोलॉजिस्ट पे जो एक कंपटीशन फियर या फियर फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जब खिलाड़ी के अंदर बैठ जाता है, उसको हम कैसे रिमूव करें। खिलाड़ी का जब सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी टच करना साइकोलॉजी का पार्ट है। तो वहां पे ज्यादातर जो कोचेज का व्यू था, ये था कि ये टाइम वेस्टिंग है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है हमारा, सारी ट्रेनिंग का इन्होंने भट्ठा गोल कर दिया वगैरह वगैरह, इस टाइप की जो फीलिंग्स या इस टाइप की वर्डिंग्स हैं जो सुनने को मिली। तो मुझे वहां से फील हो रहा था कि हम इस बारे में, हमारी कोचेज की भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और इस बारे में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये मिथ्स नहीं है, इट गिव्स अस रिजल्ट्स। और ये कहते हैं साथ में कि इट कैन नॉट बी लर्नड। जो इमोशंस को कंट्रोल करना है, या कंसंट्रेशन है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या सेल्फ टॉक है, या सेल्फ अवेयरनेस है, नो दाई सेल्फ है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कहते हैं कि ये सीखे नहीं जा सकते हैं। यस, इट कैन बी ट्रेन्ड, इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस। Now come to the psychological skills. There are 3 subsections of psychological skills. First, foundation skills, second, performance skills, and third is facilitative skills. Like physical skills, psychological skills have different times in which they should be developed and practiced. ये skills हैं जो हम develop कर सकते हैं। There are 3 subsections. Now the foundation skills. As aerobic endurance is the foundation for an athlete's physical fitness, so foundation skills are the psychological skills that form the foundation for the rest of the psychological skills that an athletes need. जैसे एरोबिक एंड्योरेंस है वो फिजिकल ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है और फाउंडेशन स्टोन है, वैसे ही फाउंडेशन जो स्किल्स हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन स्किल्स है, वो एथलीट की साइकोलॉजिकल रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। फर्स्ट है कमिटमेंट, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ये कुछ स्किल्स हैं जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं जो डेवलप की जा सकती हैं। कमिटमेंट, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। Second है performance skills. Once the foundation skills have been developed, performance skills need to be concentrated on. These are the psychological skills that the athlete uses during training and their actual competition. ये skills हम during training और actual competition के दौरान हैं, उनको हम use करते हैं। These may include concentration, attention, coping with stress, coping with pressure, arousal regulation, कंट्रोल एक्टिवेशन, मेंटल प्रिपरेशन एंड रेडीनेस। ये हमारा परफॉर्मेंस स्किल्स हैं। ये कंपटीशन के दौरान, ड्यूरिंग कंपटीशन है, उस टाइम पे काम आती है सबसे ज्यादा। जब मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी कंपटीशन फेज में, तो इसको मैं डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी।
Then third part is facilitative skills. Facilitative skills are necessary in order to be able to utilize performance skills effectively. पहली फाउंडेशन स्किल, देन परफॉर्मेंस स्किल, थर्ड फैसिलिटेटिव स्किल्स। ये स्टेप बाय स्टेप ही सिखाई जा सकती हैं और सीखी जा सकती हैं, इस टाइप से डिजाइन की जा सकती हैं। अगर फर्स्ट अटेन कर लिया तो सेकंड, सेकंड अटेन कर लिया तो थर्ड फेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन। कई बार एथलीट्स को ट्रेनिंग का मोटिवेशन नहीं होता, वो बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव कर चुका है, लेकिन वहां पे वो बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करने के बावजूद भी उसका परफॉर्मेंस है ट्रेनिंग शेड्यूल के दौरान इंप्रूव नहीं हो रहा है, स्टैग्नेशन आ गया है, प्लेटू जिसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्लेटू। हम साइकोलॉजी में कई बार कहते हैं खिलाड़ी के अंदर पठार आ गया, इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी लेकिन ये इससे आगे और इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके अंदर और ट्रेनिंग और ट्रेंड होने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है उसकी। तो ये जो ट्रेनिंग मोटिवेशन है, जब तक उसके अंदर खुद का सेल्फ ट्रेनिंग मोटिवेशन नहीं होगा, वो शेड्यूल्स को मिस करेगा, कई बार वो नींद को डिस्टर्ब करेगा, कई बार वो खुद के बारे में नेगेटिविटी लेकर आएगा, एंजाइटी हो जाएगी, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि ये कोच क्या सिखा रहा है, ये तो सब मुझे आता है। ये कुछ ऐसे हैं जो ट्रेनिंग मोटिवेशन स्किल्स हैं जो उसके अंदर डेवलप की जा सकती हैं, और प्लेटू पठार जो होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। टीम बिल्डिंग, ये फैसिलिटेटिव स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, टीम स्पिरिट। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन फ्रॉम इंजरीज। जब इंजरी हो जाती है तो सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी है उसके अंदर रिहेबिलिटेशन पीरियड में साइकोलॉजिकल स्किल्स डालना और उसको मोटिवेट किए रखना अप टू रिहैब। तो ये साइकोलॉजिकल स्किल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिटायरमेंट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट also needs facilitative skills. Now I would like to present here primary objectives of a psychological preparation. What are the primary objectives? To automate psychological skills through overlearning, that means practicing PST method every day until the skills that the athlete wants become automatic. जब तक एथलीट ऑटोमेटाइजेशन में नहीं ढल जाता तब तक हम उस साइकोलॉजिकल स्किल्स को लर्निंग कराते रहेंगे और उसको सिखाते रहेंगे। टू टीच द एथलीट टू सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट साइकोलॉजिकल स्किल्स इनटू देयर कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, और सिचुएशंस, कंपटीशन सिचुएशंस में उन स्किल्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए और सिस्टमेटिकली हम उसको उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। यूजिंग रिलैक्सेशन बिफोर ए कंपटीशन टू डिक्रीज एंजाइटी, कैसे हम एक कंपटीशन में उतरने से पहले खिलाड़ी का रिलैक्सेशन करवाएं उसके एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। टू सिमुलेट द साइकोलॉजिकल स्किल्स दैट एथलीट नीड्स इन कंपटीशन। तो ये हमारी कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके माध्यम से हम साइकोलॉजिकल स्किल्स का इनपुट देके कंपटीशन में एंजाइटी अराउजल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग मेथड्स क्या हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि साइकोलॉजिकल स्किल्स तो हैं लेकिन इसको कैसे ट्रेन किया जाए, मेथड्स क्या हो सकते हैं? अभी जो मिथ्स मैं बता रही थी कि इनको हम डेवलप नहीं कर सकते, yes we can. Psychological skills are learned and developed through using PST, psychological skill training methods. PST methods can be divided into two categories. First category foundation method and second category specific methods. Foundation methods. Foundation methods are the self-analysis of an athlete of their current PST, the education of that athlete on the basis of PST, and the specific PST methods that will be useful to them in developing the psychological skills that they are weak in, and the actual physical practice of those methods. It means diagnosis. जब हम खिलाड़ी का डायग्नोस कर लेते हैं कि वो किस एरिया में कमजोर है, किस क्षेत्र में उसकी वीकनेस है, किस क्षेत्र में उसकी स्ट्रेंथनिंग है, जब हम उसकी डायग्नोस कर लेंगे तभी तो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ट्रीटमेंट। पहले हमारा एजुकेशन का पार्ट है, जो फाउंडेशन पार्ट है उसको हम टीच करेंगे और उसकी डायग्नोस करेंगे कि किस पार्ट में वो कमजोर है, उसको रियलाइज कराएंगे कि आपका ये पार्ट कमजोर है और आपका ये पार्ट वो स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी वीकनेसेस और उसकी स्ट्रेंथनिंग है वो हमारे फाउंडेशन पार्ट में है, ये एजुकेशन पार्ट है जिसमें हम उसको टीच करेंगे, खिलाड़ी को रूबरू कराएंगे कि उसकी कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस है उसकी, अपने, ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए और ताकि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी ना करे। तो खिलाड़ी को एक परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए उसको हमें टीच करना बहुत आवश्यक है। सेकंड पार्ट है स्पेसिफिक पीएसटी मेथड्स।
मैं आपको ये एक स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। स्पेसिफिक पीएसटी मेथड, मेंटल इमेजरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, इमोशनल कंट्रोल, एटीट्यूड्स, अवेयरनेस, अफर्मेशंस एंड मेंटल रिहर्सल। ये जो हमारे स्पेसिफिक पीएसटी मेथड्स हैं, इसके अंदर हमने कितनी चीजें अभी आपको गिनवाई हैं। मेंटल इमेजरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, इनको मैं एक एक को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेंटल इमेजरी, what is mental imagery? Mental imagery, when used in conjunction with goal setting and positive self-talk, has been shown to enhance performance more than either PST method or used alone. Imagery can be used to improve both physical and psychological skills, including the latter skills of self-confidence, control activation, and arousal regulation. For example, visualizing a successful performance under any especially stressful circumstances can improve self-confidence, and visualizing such a situation with positive responses and self-talk is more likely to result in an improved performance. Mental imagery simulates the perfect performance, which in turn trains the neuromuscular system. Physical performance improves because your mind cannot distinguish between a visualized and actual experience. Mental imagery has been found to improve mental rehearsal. जैसे मेंटल इमेजरी मैं आपको बताना चाहूंगी, एक खिलाड़ी को हमने एक गोल दिखाया, वो सेल्फ विजुअलाइज कैसे करे, उसके अंदर माइंड में कैसे वो अपने गोल को सेट करता है। मेंटल इमेजरी जैसे फिजिकल परफॉर्मेंस में कैसे वो अपने आप को ढाले रखे और इम्प्रूव करे। हमने एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उसके हाथ में, किसी के हाथ में है और वो उसका गोल है। मेंटल इमेजरी जैसे इमेजिनेशन में वो लेके आता है कि ये गोल है, ट्रॉफी उसके हाथ में है और ये ट्रॉफी मुझे जीतनी है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स हैं। अगर उस ट्रॉफी को वो माइंड में सेट नहीं करके चलेगा, पॉजिटिव थॉट्स को, और उस थॉट को अचीव करने के लिए उसके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसको हम स्टिमुलेंट्स करते हैं, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेशन है। जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? जब तक आप पॉजिटिविटी में नहीं जाएंगे, थॉट्स क्रिएट नहीं करेंगे, और थॉट क्रिएशन ही हमारे सपने को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाता है, जो फर्स्ट स्टेप है। तो जब तक आप मेंटल विजुअलाइज नहीं करेंगे तो उसको, थॉट को या उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या मसाला, क्या होगा, गोल क्या होगा। तो गोल जब तक सेट नहीं होगा, अचीविंग कैसे होगी? Second है self confidence. Self confidence, feeling of self confidence gives an athlete the ability to believe in I can rather than I can. Coaches can help develop athletes' confidence by providing positive feedback when the athlete performs well, and conversely, in the instances where athletes are not performing their best. Sometimes it is equally or more important to build an athlete's confidence when they are struggling. Providing constructive criticism can help athletes learn how to improve, but giving them the confidence to know they can improve is more important here. हम एथलीट्स को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ आगे बढ़ाएं। जब वो स्ट्रगलिंग स्टेज में है, जब वो कुछ अचीविंग स्टेज में है, जब वो कुछ लर्निंग स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो उसको हम नेगेटिव अगर क्रिटिसिज्म दे दिया तो वो छोड़कर भाग जाएगा। एक एथलीट को जब वो एक स्ट्रगलिंग स्टेज में है, जब वो अचीव कर लेता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्फिडेंस अचीव करने की जो स्टेजेस हैं उसमें हमें कंस्ट्रक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ चीज कंस्ट्रक्टिव रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा, मोटिवेशनल लेवल हाई रखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी स्टेज को सिखाने के लिए लर्निंग प्रोसेस है, वो मोटिवेशन से गुजरता है। लर्निंग प्रोसेस कभी भी नेगेटिविटी से नहीं निकलता। लर्निंग प्रोसेस में जितना पॉजिटिविटी होगी उतना ही कॉन्फिडेंस एथलीट्स के अंदर इनपुट करता चला जाएगा। इसलिए लर्निंग प्रोसेस में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हम साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग के माध्यम से कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ टॉक, the study suggested positive effects on performance by athletes who were using various forms of self talk. ये रिसर्च हो चुकी है, ये मेरा नहीं है,
रिसर्च हो चुकी है और वो बताती है, रिसर्च बहुत सारी वेरियस रिसर्च में स्टडी करती रहती हूँ, उसमें मैं बहुत चीजें ऐसी देखती हूँ कि सेल्फ टॉक से कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इफ वी फोकस ऑन द थॉट्स दैट गो थ्रू our head on our regular basis, we can start to identify the negative thoughts that have potential to lead us to decreased performance. On the other hand, we will notice self-talk that is positive and constructive and will be able to implement those types of thoughts more often. सेल्फ टॉक से थॉट्स में पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। कई बार खिलाड़ी के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, तो उसको हम कैसे रिमूव करें? हाउ? सेल्फ टॉक इज एन इंटरनल डिस्ट्रक्टर and is what we do whenever we talk to ourselves. Self talk has cognitive and motivational functions. जब हम नो दाई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशनल फैक्टर है, वो एक ऐसी चीज है, वो कहते हैं कि आग है, उसको बाहर कैसे निकालें? हर खिलाड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन उसको हम कैसे बाहर निकालें? उसके उसके अंदर मोटिवेशनल फैक्टर्स को कैसे इनपुट करें ताकि वो अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी में ढाल सके। एक कॉग्निटिव और मोटिवेशनल फंक्शंस होते हैं जो उसकी थॉट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। The motivational functions are concerned with a variety of things, amongst them being self-confidence, relaxation and arousal control. Arousal control और arousal जो regulation है, वो एथलीट्स के सेल्फ टॉक के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। सेल्फ टॉक इंटरवेंशन प्रोग्राम इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी कंट्रोल, which in turn enhance performance. एंजाइटी जो कई बार खिलाड़ी को कोई भी इवेंट स्टार्ट होने से पहले हाई एंजाइटी हो जाती है, और वो बार बार आप खिलाड़ी के सिम्टम्स आप नोट कर सकते हैं। जब खिलाड़ी बार बार यूरिन के लिए जाता है, बार बार पानी पीता है, उसका गला सूख जाता है, ये कुछ उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से हम खिलाड़ी को पहचान सकते हैं कि ही इज अंडर प्रेशर और ही इज इन एंजाइटी और नर्वसनेस। कॉन्शियस हो जाता है खिलाड़ी मैच में, खासकर मैच में, कॉम्पिटिशन में उतरने से पहले खिलाड़ी। हमारी टीम्स कबड्डी में आप देखिएगा, कई बार मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में देखा है और आपके प्रो कबड्डी के भी स्टार्टिंग के मैच देखे हैं कि शुरू के 5 मिनट है वो कॉन्फिडेंस से, अगर हमने 5 मिनट लिया तो हमारा पूरा मैच कब्जे में होता है, और अगर 5 मिनट हम एक प्रेशर खो देते हैं, ये खिलाड़ियों की इंडियन टीम खासकर मैंने देखा है कबड्डी के एफएफ गेम में, शुरू के 2-3 मिनट है वो हमारी टीम ढुलमुल हो जाती है, उसके बाद वो संभलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नर्वसनेस है, ये एंजाइटी है, ये कॉन्शियसनेस है, कॉम्पिटिशन फियर है। ये फियर निकालना खिलाड़ी के लिए लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग होता है। जब तक हम खिलाड़ी को ये जो शुरू के 5 मिनट है इसके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट, टीम वर्क और टीम स्पिरिट, टीम बिल्डिंग स्टेज पे जो एक कंबाइंड जो है कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये 5 मिनट का प्रेशर है वो टीम्स को हमेशा ही खींचता रहेगा। शुरू के आप 10 मिनट का रिजल्ट और लास्ट के 10 मिनट का रिजल्ट आप कंपेयर कीजिए। इंडियन टीम्स हैं मोस्टली लास्ट के 10 मिनट्स अच्छा खेलती हैं, शुरू के 10 मिनट से वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल खो देती हैं। तो ये जो कई टीम ऐसी हैं जो शुरू के 5-7 मिनट बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन वो अपना कंट्रोल फिर बाद में खो देती हैं ड्यू टू फिजिकल training and psychological training. Now the next point is goal setting. Goal setting can be a great way to get the team on board and working toward a common outcome or result. It is important to be smart when setting goals with your team. Smart means S for specific, M for measurable, A for adjustment of goal और R for realistic and T for time based. ये स्मार्ट जो है गोल सेटिंग में स्मार्ट वर्ड है वो हम यूज करने जा रहे हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, गोल हमारा कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर इन योर माइंड एग्जैक्टली व्हाट द गोल रिलेट्स टू। इफ देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स, क्रिएट मल्टीपल गोल्स। एम, measurable, any goal set should be capable of being measured in some way. If there is no way to measure, there is no way to assess progress. Step by step progress हम कैसे assess करेंगे यदि हमारा goal है वो measurable नहीं होगा? तो if assessing mental skills, a subjective measuring scale can be used as long as the same scale is used every time. Adjustable, goal setting is a dynamic process and goals need to be altered at times. If your team's progress is faster or slower than you had originally planned, goals will be need to be changed to reflect this. गोल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपकी टीम का फास्टर अचीवमेंट है तो उसको गोल को हम चेंज कर सकते हैं, फास्ट टाइम वेस्ट कर दें। अगर स्लोवर है
तो उसमें कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। तो गोल हमेशा जो हम गोल सेट करते हैं वो हमारा एडजस्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक, गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल नहीं। इट इज एसेंशियल टू सेट चैलेंजिंग गोल्स बट नॉट सो चैलेंजिंग you never achieve them. As a simple rule, set goals that are sufficiently beyond your present ability to force hard work and persistence, but not so challenging they are unrealistic. Use your best judgment for what is and is not realistic for your teams. गोल्स हैं, जैसे हमने एक गोल सेट कर दिया, हमारी टीम बिगनर है और हमने अचीवमेंट का गोल सेट कर दिया कि हम इंटरनेशनल जीत कर आएंगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। गोल कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक। आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको जज करते हुए आगे को टारगेट करना चाहिए। टाइम वेस्ट, गोल हमेशा टाइम बेस्ड होना चाहिए। ऑल गोल्स शुड हैव ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। विदाउट ए टारगेट डेट देयर इज little motivation for the athletes to achieve the goal. There are 3 time periods for goal settings: short term, intermediate term and long term. ये जो गोल है इसको हम डिवाइड करके टाइम वेस्ट करना चाहिए ताकि हम उसको अचीव करते जाएं और नेक्स्ट जो है टारगेट है उसको खिलाड़ी के सामने पुट अप करते जाएं कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया और नेक्स्ट ये। इससे खिलाड़ी को भी मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और कोच को भी कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए गोल्स को हमेशा टाइम वेस्ट रखना चाहिए। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन taking a few moments out to gather your thoughts and refocus. Concentration, not lose focus on the game and hold concentration throughout. ये हमारी टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज हाउ यू विल डील विद सर्टेन सिचुएशंस व्हेन दे अकर, you will then be armed with ideas on how to deal with them. These are closed skills performed in isolation. हम विजुअलाइजेशन है, इमेजरी है, ये क्लोज्ड स्किल्स होती हैं जिनको हम आइसोलेशन में परफॉर्म करते हैं। इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस हैं वो हमारी बहुत वेरी करती हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना कॉम्पिटिशंस को जीतना होता है। इमोशनल कंट्रोल है वो आदमी को बैलेंस देता है। बैलेंस जब तक नहीं होगा तो आपका इंटरनल जो पावर है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इमोशंस का बैलेंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। द फोकस एट ऑल द टाइम्स मस्ट बी ऑन द पॉजिटिव फीलिंग्स। Examples of these are confidence, determination, relaxed and of course above all enjoyment. Emotions है वो आपकी हमेशा तभी कंट्रोल होती हैं जब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, और ये एक दिन में डेवलप नहीं होता। ये आपका एक दिन में डेवलपमेंट इमोशंस का नहीं हो सकता। इमोशंस है ये आपका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान है जिसके तहत हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, खिलाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। Attitudes, if you think you can will, if you think you have to be the best, then you wouldn't be. Be yourself. आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आप कॉपी करके ना चलें, अपने एटीट्यूड को अपने अनुसार ढालें, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें, yes I can, then you can. If you think you are best, you don't. बेस्ट मतलब आप सबसे अच्छे हैं। कई बार खिलाड़ी कोच को भी नेग्लेक्ट कर देता है, इसको कुछ नहीं आता, मैं ही बेस्ट हूँ। तो वो क्या है? उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी आप उसके एटीट्यूड को झलकाता है और ये एटीट्यूड है वो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं हार्म करता है। अवेयरनेस, बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड डेवलपमेंट एरियाज, वर्क ऑन योर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड विजुअलाइज दैट टू डू सो विल मेक यू ए better athlete, better coach. Awareness, affirmations, it is good to have affirmations that deflect pressure. These are positive and will give you confidence. तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की जो साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं उनको डेवलपमेंट के कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको हम डेवलप कर सकते हैं। हाउ टू डू साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, मैं कुछ आपको शॉर्ट में डेवलप साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन को डेवलप करने के लिए कुछ शॉर्ट में बताना चाहूंगी जो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड है। कंपटीशन फेज कैसे हम डील करें और कंपटीशंस के दौरान हमारा प्री कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन, पोस्ट कंपटीशन साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और ये साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे आपको कंपटीशंस में पीक परफॉर्मेंस से देने के लिए तैयार करती है। For simplicity, it can be classified into 2 broad categories. How to do psychological preparation.
we have two categories: short term psychological preparation and long term psychological preparation. Long term psychological preparation, this can further be divided into three phases: pre-competition phase, competition phase, or immediate phase, or post-competition phase. First stage is pre-competition phase. Pre-competition phase is psychodiagnosis. The psychodiagnosis includes psychological tests which have to be designed keeping in mind the demands of the particular game, age and skill level. पहला हमारा डायग्नोसिस है, साइको डायग्नोसिस है, वो एज, गेम और स्किल लेवल के अनुसार हम उसको डायग्नोज करेंगे कि क्या, वो टेस्ट के माध्यम से. Broadly, the psychological test can include the area of psychomotor abilities, information processing, personality development, motivation and social psychological factors. ये हम कुछ टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हम खिलाड़ी के अंदर से निकाल लेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं और किन किन की अंदर वो वीक है और कहाँ कहाँ वो स्ट्रेंथनिंग है. तो ये सारी चीजें हम टेस्ट करके साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से उसकी वीकनेसेस को बाहर निकाल सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग को भी बाहर निकाल सकते हैं और उन पे वर्कआउट किया जा सकता है. द टेस्टिंग इज टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग सेलेक्टिंग ए प्लेयर और इवन व्हेन द ट्रेनिंग कैंप्स आर इन प्रोग्रेस. हम कैंप के दौरान भी इन सभी टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल एथलीट्स को भी अलग से कंडक्ट किया जा सकता है. अब स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल रिकमेंडेशंस क्या है, टेस्ट हमने कर दिए हैं. After the psychological assessment is done in the first stage, psychopedagogical recommendations are given. The recommendations is to be given to different personnel involved with the team, like coaches, players, doctors, other paramedical staff for further improvement of players' performance. अब टेस्ट करने के बाद उनके जो रिकमेंडेशंस आती हैं, वीकनेसेस है, उनकी स्ट्रेंथनिंग है, हाउ टू डेवलप देयर वीकनेसेस, हाउ टू कंट्रोल देयर ओवर कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, कॉन्शियसनेस, नर्वसनेस, ये सभी चीजें हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और बैलेंस में ला सकते हैं. नाउ द थर्ड स्टेज, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ टीम will include different exercises: relaxation training, managing stress, positive thinking, regulation of self, mental practice, training for concentration and self talk. ये कुछ ट्रेनिंग के पार्ट हैं जिनके माध्यम से साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन टीम्स की जा सकती है. रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है, वो तो हम प्री कंपटीशन भी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करते हैं. जैसे कंपटीशन में उतरने से पहले हमारी कुछ छोटी शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग में आता है उसमें भी आता है मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस एंड प्रेशर, पॉजिटिव थिंकिंग, थिंकिंग को कैसे पॉजिटिविटी, ये एक दिन का प्लान नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है. थिंकिंग को पॉजिटिविटी में ढालना, रेगुलेशन ऑफ सेल्फ को रेगुलेट कैसे करना, नो दाई सेल्फ, सेल्फ टॉक, पेप टॉक और कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स, स्पीच के माध्यम से हम उसके अंदर मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं. ट्रेनिंग फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है, कंसंट्रेशन एक दिन में नहीं आता है. जैसे हम कुछ योगा के इनपुट्स भी कंसंट्रेशन ट्रेनिंग के लिए डाल सकते हैं. So all these factors improve those qualities which have been evaluated. The psychologist and the coach should be sensitive to observe the motivational levels of athletes and group dynamics of the team. Psychological stress management training has to be an integral part of training. जब तक हम स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सिखाएंगे, नहीं सीखेंगे, हाउ टू स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद प्रेशर, तो जब तक हम ये सारी चीजें नहीं देंगे, खिलाड़ी की हम पीक परफॉर्मेंस है वो नहीं निकाल सकते. पीक परफॉर्मेंस तभी निकाल सकते हैं जब उसको हम बैलेंस बनाएंगे. एक एथलीट को बेस्ट और आइडल मेंटल स्टेटस में जब तक नहीं डालेंगे, हम उसको रिजल्ट उससे नहीं ले सकते हैं. कंपटीशन फेज, नाउ द सेकंड फेज इज कंपटीशन फेज और इमीडिएट फेज. The aim is to help them perform at their highest possible level. Peak performance in sports during competition. कैसे हम एक खिलाड़ी की पीक परफॉर्मेंस है वो कंपटीशन के दौरान निकालें. Psychological factors which must be considered for peak performance in sports include personal factors, motivational factors and mental factors. ये तीन फैक्टर्स हैं जो उस परफॉर्मेंस को, पीक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं. To achieve excellence in sporting events, all of these factors have to interact positively to enable factors reach a harmonious state of readiness physically, mentally and emotionally. हम उसके अंदर एक हार्मोनियस, एक मेंटल आइडल स्टेट है
वो डेवलप करेंगे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बैलेंस्ड स्टेट. This could be done by developing the strategies which will prepare the athlete to enter the competition with the proper mindset. जब एथलीट किसी भी कंपटीशन में उतरता है तो उससे पहले उसका एक प्रॉपर माइंडसेट है वो डेवलप करना स्ट्रेटेजीज के माध्यम से जरूरी है. Personality factors therefore relate to the individual athletes or pertains to his attitude, intelligence, emotional state, interest, and social ability. It involves his physical ability and level of skill attained. It also involves neuromuscular activities and ability to cope with work and fatigue. Each of these factors, when well developed, could be manipulated to produce excellent results. On the other hand, if they are neglected, they are bound to create problems. हमें उसके अंदर ये सारे जितने इंटेलिजेंस, ये इमोशनल स्टेट है, इंटरेस्ट है, ये सारे फैक्टर हैं, उसकी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज हैं, टेक्निक का हाई लेवल अटेंशन है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर एक्सीलेंट लेवल पर हम जब तक नहीं अचीव करवा लेंगे उसकी हम बेस्ट और पीक परफॉर्मेंस है खिलाड़ी की नहीं निकाल पाएंगे. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. इसमें मोटिवेशनल फैक्टर है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मोटिवेशनल फैक्टर एंजाइटी को कंट्रोल करता है, अराउजल लेवल को रेगुलेट करता है. नाउ वी कम टू द मोटिवेशनल फैक्टर. Many athletes have reported that their performance has been adversely affected by being too anxious or aroused in an important competition. An arousal level that is too low or too high can have a negative impact on performance. A low level arousal in an individual associated with such behaviors as low motivation, inattention, and inappropriate and slow movement choices. A high level of arousal in an individual is associated with such behaviors as deterioration in coordination, inappropriate narrowing of attention, distractibility, and a lack of flexibility in movement responses. It is important for each individual to find his or her optimal level of arousal for a given activity. जब तक उसका एंजाइटी लेवल हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसका अराउजल लेवल है उसको रेगुलेट नहीं करेंगे, एथलीट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. तो ये जो कुछ टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम उसका कंट्रोल करते हैं. साइकोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लेयर एंड सेल्फ रेगुलेशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. साइकोलॉजिकल कंट्रोल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, प्री गेम, स्टार्ट ऑफ मैच एंड कॉम्पिटिशन पीरियड will be achieved if the sports person has learned the psychoregulative techniques during long term preparation. कुछ साइको रेगुलेटिव टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से लॉन्ग टर्म तक हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके अंदर खिलाड़ी के अंदर ये डेवलप किया जा सकता है. ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ द कॉम्पिटिशन, वेल मीनिंग सजेशंस offered by the coach elicits change in athletes' behavior. These techniques include pep talks, use of motivational slogans and billboards, relaxation training, imagery. ये कुछ ऐसे pep talk, psycho regulatory techniques and brief counseling during the competition will help the player for better performance. जैसे 2010 में हमारा ईरान के साथ एक मैच था जिसमें गर्ल्स के फेस के ऊपर जो सिम्टम्स आए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर के सिम्टम्स थे और उसमें खिलाड़ियों ने मुझे बताया, जैसे मैंने टाइम आउट लिया उस टाइम पे क्योंकि गेम का टेम्पो वो बहुत स्लोअर डाउन जा रहा था, तो टाइम आउट लेके मैंने खिलाड़ियों से जैसे बात की तो जो सिम्टम्स निकल कर आए वो कई खिलाड़ियों का जो फेस है वो पेल येलो हो गया था, स्वेटिंग आना बंद हो गया था, मुंह से उनका जो स्प्लिट थूक वो सूख गया था, वो कैसे बात कर रहे थे, उनके अंदर एक घबराहट, नर्वसनेस है वो आ गई थी. तो ये उस टाइम पे एक ऐसा फेज था जो खिलाड़ी को मोटिवेशनल फैक्टर्स और उनकी अपनी जो खुद की कॉन्फिडेंस है उसको कैसे रिफोकस करना है, उनके थॉट्स को कैसे दोबारा पॉजिटिव करना है और उनके अंदर दोबारा से कैसे मोटिवेशनल फैक्टर्स डालना है ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें. ये एक ऐसा फेज है जो कंपटीशन के दौरान हमें चेंजेस लाने हैं. कंपटीशन में उनको रियलाइज कराना है कि आप यू आर बेस्ट, आपको अपने अंदर जो था एक्चुअल था उसको कैसे निकालना है और आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको कैसे नेगेटिविटी को बाहर फेंकना है. ये हमारा कंपटीशन के दौरान है. उस टाइम पे मैंने खिलाड़ियों को एक पॉजिटिव थॉट ये दिया कि उनके अंदर पहली बात तो ईरान क्या है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है
और वो हमारी स्ट्रेटेजी, जो पहली स्ट्रेटेजी अगर फेल होगी तो हम दूसरी स्ट्रेटेजी पे क्यों नहीं आए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हमने कितना बैकअप रखा हुआ था, वो स्ट्रेटेजी हमने क्यों नहीं यूज किया। वो स्ट्रेटेजीज यूज करने के बाद हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने अपना जो प्लानिंग है वो चेंज किया, खिलाड़ियों को दोबारा से कॉन्फिडेंस दिया, उनको मोटिवेट किया, यस यू कैन, तो वो कर सकते हैं। तो वो उनको जब दोबारा हमने मोटिवेट किया तो उन्होंने दोबारा से उसके ऊपर वर्कआउट किया और उनके अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस आया। तो ये जो पैप टॉक्स हैं, उनकी जो साइको रेगुलेट काउंसलिंग है, उस टाइम पे काउंसलिंग करके खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को दोबारा से हम रिफोकस कर सकते हैं। सेल्फ टॉक प्रैक्टिस also help here. Besides this motivation to athlete to regain self confidence, खिलाड़ी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको भी रीगेन करना होता है कंपटीशन के दौरान। उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कई बार बिखर जाता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल लोअर लेवल पर चला जाता है। जब गेम का टेम्पो बहुत हाई होता है तो भी कॉन्फिडेंस लेवल कई बार गिरता है, और जब गेम का टेम्पो बहुत स्लोअर डाउन होता है तो भी कॉन्फिडेंस गिरता है। तो दोनों ही स्टेज में हमें खिलाड़ी को कैसे बैलेंस में लाना है, तो उसमें मोटिवेशनल फैक्टर, काउंसलिंग, और जो ये साइको रेगुलेटरी टेक्निक्स हैं, सिम्टम्स जब हमें दिखाई देते हैं तो उसको प्रेशर से कैसे कोप करना है, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड मैनेज द स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन है उसमें डाल के उसको वर्कआउट करके और उसमें रिजल्ट ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कोचेज मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क विद एथलीट्स एज इंडिविजुअल्स एंड डिटरमिन विच अप्रोच इज बेस्ट फॉर देम। हम एक दिन में ये नहीं सीख पाते कि किस खिलाड़ी के साथ कौन सी टेक्निक है वो बेस्ट रहेगी, किस खिलाड़ी को हम किस टेक्निक के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं। हमें खिलाड़ी की हर एक टेक्निक के ऊपर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन ध्यान देना पड़ेगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ध्यान देना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी की, क्योंकि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, हर एक खिलाड़ी सेम चीज से डेवलप नहीं होता और हर एक खिलाड़ी सेम चीज से मोटिवेट नहीं होता। हर खिलाड़ी के डिफरेंट एंगल होते हैं और ईच खिलाड़ी, इंडिविजुअल खिलाड़ी को हमें इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। अब हमें ईच एथलीट को कैसे मोटिवेट करना है ये हमें एक दिन में नहीं सीख सकते। हम ट्रेनिंग के दौरान हर एक खिलाड़ी की क्वालिटीज को अटेन करेंगे, हर एक खिलाड़ी की क्वालिटीज को अपने ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि उसको कैसे मोटिवेट करेंगे ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। Now the post-competition phase, evaluation. Every competition provides a feedback of strengths, weaknesses, and strategies used. Coach and player should together analyze the reasons for winning and defeating the match. Based on these, future strategies can be chalked out and psychological preparation of the player should be continued. Now the short-term साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ये थी हमारी लॉन्ग टर्म प्री कॉम्पिटिशन, बिफोर कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, हमारी लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। क्योंकि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है वो टर्म लॉन्ग ही होता है, उसको हम हमारी जैसे साई से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को टीम के साथ अटैच कर दिया तो उससे हम रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। ये साइंटिफिक बैकअप है, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म साइंटिफिक बैकअप ही हमारे खिलाड़ियों को बैलेंस्ड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नाउ द शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ए जनरल प्लानिंग। अंडर दिस कैटेगरी द प्लेयर इज हेल्प्ड टू टॉलरेट डिस्ट्रैक्शंस लाइक द प्री मैच मील, टाइमिंग ऑफ द मील, फिजिकल एक्टिविटीज प्रायर टू द कंपटीशन, डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रैवल, मेंटल रिहर्सल प्रोग्राम। कैसे उसको, हर एक एथलीट को कुछ आदतें होती हैं, हालांकि ये प्रोफेशनल बेसिस नहीं है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं जो खिलाड़ी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मैं अपनी गर्ल्स में बताती हूँ, उनको एक अंधविश्वास था कि फ्राइडे को अगर कोई मैच हुआ तो वो उसमें डल हो जाएंगे, वो अपने अंदर अंधविश्वास पाले हुए थे। ये कुछ प्री कॉम्पिटिशन से डिस्ट्रक्शन हैं। अगर उन्होंने एक प्रेयर की और उस प्रेयर में फर्स्ट पे ये खड़ी है, सेकंड पे ये खड़ी है, थर्ड पे ये खड़ी है, और उनका ये जो सिस्टम अगर कहीं डिस्टर्ब हो गया तो उसमें भी वो नेगेटिव फीलिंग ले आती थी। तो ये कुछ अंधविश्वास हैं, प्रोफेशनल बेसिस नहीं है, लेकिन ये प्री कॉम्पिटिशन कुछ डिस्ट्रक्शंस हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खाना है, अगर वो कंपटीशन से पहले हैवी मील लिया, या जिसको आदत है स्लाइटली मील लेने की, जिसको आदत है मील ही नहीं लेते हैं, केवल ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये जो हैबिट्स डेवलप कर चुके होते हैं खिलाड़ी, उन हैबिट्स को अगर वो डिस्ट्रक्ट कर जाते हैं या वो हैबिट्स उनसे आउट हो जाती है तो भी वो कई बार कंपटीशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों पर जनरल प्लानिंग होनी चाहिए। हर एक एथलीट की अपनी जो हैबिट्स हैं उसको वो कंपटीशन के दौरान है उसको वेल प्लान करे। स्ट्रेस मैनेजमेंट,
Relaxation exercises should be used more often. Sometimes interaction with other players and players interaction with significant others also reduce the stress. स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो कंपटीशन से पहले की प्लानिंग है, और उसको कैसे हमें रिड्यूस करना है, कैसे हमारी स्ट्रेस को मैनेज करना है, ये कंपटीशन से, क्योंकि कंपटीशन में जब भी उतरते हैं तो एक आइडल बैलेंस माइंड के साथ, माइंडसेट के साथ उतरना बहुत जरूरी है, हर एक एथलीट का और कोच का भी, क्योंकि कई बार कोच ही एथलीट को डिस्टर्ब कर सकता है, वो अपने कंट्रोल खो देता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देता है, क्योंकि वो बाहर बैठ के वो कर नहीं सकता, लेकिन उसके माइंड के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि इस खिलाड़ी ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो कोच के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कोच का और खिलाड़ी का दोनों का कंपटीशन में उतरने से पहले एक आइडल माइंड स्टेट होना बहुत जरूरी है, वो माइंड सेट के साथ उतरे, ये एक कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। अब मैं कुछ मेंटल प्रिपरेशन के लिए टिप्स हैं जो मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी, मेंटल टिप्स। ये मैं आपको एक स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। रूटीन, develop your own pre-game routine which involves specific behavioral and psychological steps. Keywords, develop your own words or phrases that are specific to your own perception of a successful performance. Focus, try and stay in the here and now. Focus on the present and don't let anything distract you. Goals, set process goals to help you reach your end goal. Breathe, practice deep breathing to relax your psychological and physiological arousal. Deep breathing हमेशा helpful होता है. Imagery, take time to imagine yourself performing successfully. Emotions, don't let negative emotions. Be positive, relax, take a few moments to gather your thoughts and focus. Positivity, stay positive and focus on the things that you are going to be well. Be yourself, don't copy others, find your own ways which will help you to mentally prepare for a game. ये कुछ मेंटल टिप्स हैं जो हमें कंपटीशन से पहले, रूटीन, कीवर्ड्स, फोकस, पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन, इमेजरी, ये सारे आपको कंपटीशन से पहले आपके माइंड में रहने चाहिए, ताकि आप किसी भी कंपटीशन में उतरने से पहले अपने माइंड को आइडल स्टेट तक मेंटली बैलेंस होकर उस कंपटीशन में उतरें, और इमोशंस, अराउजल लेवल, कंसंट्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमेजरी और आपका गोल, ये सारी चीजें आपके माइंड में रहें ताकि आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकें। ये था आज का हमारा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, और इसके माध्यम से टीम्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स और कोचेज को कुछ बेनिफिट हो सकता है। आई थिंक कुछ प्लेयर्स को, कोचेज को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और मैं आज सभी का इस प्रोग्राम में, इस लेक्चर में शामिल होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू टू ऑल। मैडम, कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के? हाँ सर, जरूर। वो जरा देखते हैं। Excuse me, may I ask question? Hello. जी पूछिए। Ma'am, there is a question. What is the difference between anxiety, fear, and arousal? Question is, what is the difference between anxiety, fear, and arousal? Yes, ma'am. Anxiety is the current stage of a competition. During competition, sometimes players make their thoughts negative and be conscious about their views, conscious about their results, conscious about their successful winning. So sometimes players become negative, that is anxiety. And arousal level, arousal is the different thing. Arousal regulate yourself in internally, and your internal mind, internal behavior, internal thinking and internal thoughts.
Okay. Next question, ma'am. It's from Sarabjit Singh, Director of Physical Education, Chandigarh Sports Department. What should be the duration of psychological preparation for elite kabaddi player, and how long before the main competition it must be included in the training program? Sir, the psychological preparation must be run side by side the technical and training process. So it should be long term plan, and when an athlete achieve the first training foundation skills, then performance skills, then the facilitative skills, how then we would like to test them. After testing, we would find the basic weaknesses and basic strengthenings of the players, and as follow the results by testing. Okay. Next question, ma'am. Bolo. It's a question from Nitul Das. When a main player of the team came under the stress, anxiety just before the competition or match. Pardon. Yes. Again, repeating. When a main player of the team just before the competition or match came under the stress or anxiety, how coach can handle the player? अभी मैं बता तो रही थी, अभी मेरा 2010 का कंपटीशन का एग्जांपल दिया था जो आपको 2010 में कंपटीशन एंजाइटी हो गया, जो टॉप प्लेयर्स थे वो कंपटीशन एंजाइटी में आ गए। तो कंपटीशन एंजाइटी को कैसे रेक्टिफाई करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड आउट द अराउजल लेवल, कैसे वो डिस्ट्रैक्ट हुए। रिजल्ट जैसे लोअर डाउन होता है तो रिजल्ट से एंजाइटी ऑब्वियसली ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे जैसे रिजल्ट कंपटीशन का लोअर डाउन होता है, आप डिफीट कर रहे हैं, आप कंपटीशन में फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एंजाइटी क्रिएट करता है। और उस एंजाइटी को मोटिवेशनल लेवल है उसकी काउंसलिंग करके इंडिविजुअल एथलीट्स का मोटिवेशन लेवल हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ टू एक्टिवेट देम अगेन, एंड how they can refocus on their own belief and how can they believe their own confidence। ये हमें उसके एथलीट का पहले मालूम होना चाहिए कि वो एथलीट कैसे अपने आप को दोबारा रिफोकस कर सकता है, कैसे अपने आप को दोबारा रेगुलेट कर सकता है। तो ये एथलीट्स का एक कोच को पहले मालूम होना चाहिए ड्यूरिंग कंपटीशन और आफ्टर कंपटीशन। उसके साथ पैप टॉक करके, काउंसलिंग करके खिलाड़ी को रीमोटिवेट किया जा सकता है, रिफोकस किया जा सकता है और उसके कॉन्फिडेंस लेवल को वापस लाया जा सकता है। Next question, ma'am. Question from Mr. Tejveer from Punjab. What is the SCAT, Sports Competition Anxiety Test, for the kabaddi players you recommend? Pardon? What are the SCAT, Sports Competition Anxiety Tests, for the kabaddi players you suggest? There are so many tests I have explained earlier. Almost tests which are explained today. Almost tests which are explained today focus on. I focused on for kabaddi players. Almost test I explained today because today's lecture totally focused on kabaddi. One more question from Poonam, a kabaddi coach. How we can improve grassroots level player psychology to enhance the performance that time? What is the role of a coach? Yes, I have earlier explained the foundation skills. As every coach used in aerobic endurance in basic foundation training. Same like that, in psychological training, we can use the psychological skills, foundation skills, concentration, commitment, self-esteem, self-confidence,
they can use, they can try to make them confident, they can try to make them concentrated on their training, focused. So like the such qualities they can improve and they can inculcate in beginners. Okay, ma'am. Ma'am, one question from Manohara, Kabaddi coach from Mumbai. How to reduce competition fear? Please explain 3 or 4 points. First of all, visualization, imagery, imagine your goal, imagine your successful results, imagine your performance. And second thing is to visualize the opponent's strategies, opponent's strengthening, opponent's weaknesses, and visualize the motivational factor of individual players, motivational factors of topmost players in the team. Oh, ma'am, one question from Renu, MP student and Asian medalist. She told that I could not take good sleep first night before my event. Either it's a state or international event. I am not any fear, but don't know that reason. Please explain. यही कंपटीशन फियर है, एक दिन नींद ना आना, सब कॉन्शियस माइंड में है, उसको मालूम नहीं है। यही मैं बता रही थी कि कंपटीशन फियर को सब कॉन्शियस माइंड से रेक्टिफाई करना होता है। उसके सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फियर है और यही फियर फैक्टर उसको नींद नहीं आने देता, यही फियर फैक्टर उसको कॉन्शियस किए जा रहा है। नींद न आना मतलब सब कॉन्शियस माइंड में उसको फियर है। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए कई बार जो अगर हमारे पास टाइम है तो इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डाल सकते हैं कंपटीशन के दौरान, उसको माइंड टफनेस डेवलप करने के लिए। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो ये रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा भी इसको डेवलप रिमूव किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है जिससे उसको फियर फैक्टर को रिमूव करवाया जा सकता है। अदरवाइज अगर इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, इसको कंपटीशन के दौरान टफ माइंडेडनेस डेवलपमेंट है प्रोग्राम है, उसमें इसको ढाला जा सकता है और उसको रफ टफ बनाने के लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल है वो अलग से बना के उसमें से रिमूव किया जा सकता है। हमने एक मेरी मणिपुर की एक एथलीट थी सना हनबी, तो उसको कंपटीशन से पहले यही सिम्टम्स होते थे। तो सना हनबी को मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग में उसको माइंड टफनेस है उसके अंदर डेवलप किया ताकि वो कंपटीशन में एक साउंड स्लीप ले सके और एक बैलेंस्ड माइंड स्टेट के साथ उतर सके। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसके तहत हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ये इसको हम कंपटीशन फियर ही कहेंगे, ये सिम्टम्स कंपटीशन फियर के हैं। Last question, ma'am. One question from Sunil Punya. What are the best age of players where we can make them psychological strong in this performance based game? जैसे हम फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं वैसे ही साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग साइड बाय साइड चलनी चाहिए। बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का पार्ट है उसको हम एंड पे क्यों लेके आते हैं या लास्ट में जब एलीट एथलीट हो जाता है उस टाइम पे हम इसको क्यों यूटिलाइज करते हैं। ये हमारा फाउंडेशन स्टोन, जैसे हम बेसिक टेक्निक्स टैक्टिक्स डालते हैं खिलाड़ी के अंदर, वैसे ही साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ये चलना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। जो मैंने अभी बताया आपको, कमिटमेंट है या सेल्फ एस्टीम है, खिलाड़ी को खुद के बारे में ज्ञान होना चाहिए, सेल्फ नॉलेज है, नो दाई सेल्फ है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो खिलाड़ी को उसको खुद के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ये हम बेसिक लेवल पे ही जो बिगनर्स खिलाड़ी हैं उनको उनके अंदर एक टफ माइंडेडनेस है वो डेवलप कर सकते हैं साइड बाय साइड। ओके, थैंक यू मैम।